हेलो, वॉइस आ रही है? क्षितिज, आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिसीजन ट्री। अब मैंने इस एल्गोरिथम के बारे में पहले आपको बेसिक आइडिया दिया था कि डिसीजन ट्री क्या होता है। इसके नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि एक ट्री बेस्ड एल्गोरिथम है। और मैंने ये पहले बता दिया था कि ट्री बेस्ड एल्गोरिथम का एडवांटेज क्या होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एल्गोरिथम जो नॉन ट्री बेस्ड होते हैं। तो मुझे जो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज लगता है वो ये है कि ये आउटलायर इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव का मतलब अगर आउटलायर्स होंगे तो इस पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। और कमाल की बात इसकी ये है कि इसमें हमें फीचर स्केलिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये जो एल्गोरिथम है ये अपन किसके लिए यूज़ कर सकते हैं तो अपन देखते हैं। जनरली अपने पास सुपरवाइज मशीन लर्निंग में दो प्रॉब्लम्स आती है। पहली प्रॉब्लम होती है रिग्रेशन बेस्ड, दूसरी होती है क्लासिफिकेशन बेस्ड। ठीक है, तो देखते हैं कि ये दोनों में से किस पे अप्लाई होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये दोनों सिचुएशंस पे परफॉर्म कर सकता है काफ़ी अच्छी तरीके से। तो पहला जो है वो है रिग्रेशन। दूसरा है अपना क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन अपनी बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। अपन ने रिग्रेशन के लिए लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व किया था, फिर हमने देखा था कि लीनियर रिग्रेशन में कम एक्यूरेसी आ रही थी और लीनियर रिग्रेशन बेस्ट सूटेबल है अपने लिए जब उस केस में जब अपने पास टारगेट हो और अपने पास अदर फीचर्स भी हों जिनके बेस पे हम टारगेट प्रिडिक्ट कर सके। तो बेस्ट सूटेबल था कि अगर आपके पास एक फीचर और एक टारगेट है तो आप पता कर सकते हैं कि इसमें अगली वाली वैल्यू का क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, और फिर अपन ने डिस्कस किया था मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अपन ने क्लास सेम यूज करी थी क्योंकि लीनियर रिग्रेशन की जो एसकेएलएन की क्लास है काफी पावरफुल क्लास है। वो बाय डिफॉल्ट मल्टी लीनियर रिग्रेशन इंप्लीमेंट कर देती है अकॉर्डिंग टू द फीचर्स। ठीक है, तो अब उसमें प्रॉब्लम्स क्या थी? अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो आउटलायर सेंसिटिव था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये ट्री बेस्ड एल्गोरिथम है, तो ये नॉन आउटलायर सेंसिटिव एल्गोरिथम है। अब इसका यूज केस कहाँ आता है? मोस्ट ऑफ द कैगल कॉम्पिटिशन्स में देखोगे तो रैंडम फॉरेस्ट और डिसीजन ट्री काफी यूज होते हैं। अब मैंने अभी एल्गोरिथम का नाम लिया रैंडम फॉरेस्ट, वो हम इसके बाद स्टडी करेंगे, पहले डिसीजन ट्री स्टडी करेंगे। तो नाम से पता चल रहा है डिसीजन ट्री मतलब ये कोई ना कोई डिसीजन हमें देता होगा जिसके बेस पे हम आंसर बताते हैं। तो एक अप्रोच होती है एनसेम्बल अप्रोच। अप्रोच का नाम है एनसेम्बल अप्रोच। ठीक है, एनसेम्बल अप्रोच। एनसेम्बल अप्रोच का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप एक मोबाइल फोन खरीद रहे हो, जैसे कि आपको आईफोन 11 प्रो मैक्स पसंद आया। ठीक है, तो जनरली अपने क्या होता है कि हम डिस्कस करते हैं अपने फैमिली मेंबर से कि मुझे ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। फिर हम डिसाइड करते हैं कि हाँ ये फ़ोन मुझे लेना है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग मेंबर्स से पूछते हैं अपने फैमिली मेंबर से। ठीक है, फिर हम डिसीजन लेते हैं। कुछ फैमिली मेंबर्स हो सकता है अपने को उस फ़ोन के लिए मना करते हैं और कुछ बोलते हैं कि हाँ अच्छा फ़ोन है आप ले सकते हो। तो हम देखते हैं कि कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो हाँ बोल रहे हैं और कितने परसेंट ना बोल रहे हैं। तो हम अगर ज्यादातर बंदे हमें फैमिली में मना करते हैं कि ये वो डिवाइस नहीं लेना तो हम वो डिवाइस नहीं लेते। तो सेम अप्रोच, इसी अप्रोच को हम एनसेम्बल अप्रोच बोलते हैं। इसी अप्रोच को हम क्या बोलते हैं? एनसेम्बल अप्रोच। ठीक है, मैं अभी आपको हाई लेवल आइडिया दे रहा हूं कि डिसीजन ट्री एल्गोरिथम होता क्या है। सपोज मेरे पास एक डेटा सेट है।
अभी मैं क्लासिफिकेशन के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक डेटा सेट है, कोई भी अज्यूम कर लो, उसमें अपने को 4 कैटेगरी दे रखी है। अब आपसे पूछा है कि अगली वाली जो वैल्यू है इन 4 में से कौन सी होगी। तो अगर मैं डिसीजन ट्री अप्लाई करता हूँ तो इस केस में क्या होगा, डिसीजन ट्री अलग अलग छोटे से छोटे डेटा सेट्स बनाएगा, बूटस्ट्रैपिंग करेगा डेटा सेट्स की, मतलब अलग अलग किसी भी एंगल से कितने भी रिकॉर्ड्स उठाएगा और छोटे छोटे डेटा सेट बनाएगा पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे। फिर जब वो छोटे छोटे डेटा सेट बना लेता है, तब वो देखता है कि ऐसे जो भी उसने डेटा सेट बनाए हैं उसमें से कितने परसेंट ऑफ द डेटा सेट्स में अलाउड हो रखा है कि ये कैटेगरी आएगी। फिर हम देखते हैं, वो देखता है कि मोस्ट ऑफ द कैटेगरी किसने अलाउ कर रखी है, मतलब मोस्ट ऑफ द कैटेगरी किस में आ रही है। फिर वो हमें आंसर देता है कि आपको ये कैटेगरी यहाँ पे प्लेस होगी, ठीक है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज डिसीजन ट्री का एनसेम्बल अप्रोच ही है। थोड़ा बेसिक ओवरव्यू रैंडम फॉरेस्ट का भी देता हूं मैं, क्योंकि डिसीजन ट्री के तुरंत बाद हम रैंडम फॉरेस्ट ही करेंगे। अब रैंडम मतलब किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, ठीक है। और फॉरेस्ट मतलब बहुत सारे ट्रीज आप एग्जांपल के तौर पे मान सकते हैं। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है इसमें बहुत सारे ट्री बनते हैं। तो जो बहुत सारे जो ट्रीज बनते हैं वो यहाँ पे डिसीजन ट्री होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो सारे क्या होते हैं, डिसीजन ट्री होते हैं। तो अगर मैं एक सिंगल डिसीजन ट्री से आंसर लेता हूँ, ठीक है, तो हो सकता है वो उतना कॉन्फिडेंट आंसर नहीं मिले मुझे। मगर बहुत सारे डिसीजन ट्री से जब एक ही आंसर मेरे सामने आएगा, तब हाँ मैं बोल सकता हूँ कि हम अपने आंसर को लेके कॉन्फिडेंट हैं। तो ये आपकी सिर्फ प्री रिक्विजिट के पर्पज से एक डिसीजन ट्री। कॉम्पिटिशन्स वगैरह अगर कैगल पे खेलोगे तो आपको रैंडम फॉरेस्ट यूज करना है, ठीक है। तो अब थोड़ी बात करते हैं इसके अप्रोच की कैसे वर्क करता है। उससे पहले कोई भी एक डेटा सेट लेते हैं क्लासिफिकेशन का, उस पर डिसीजन ट्री इंप्लीमेंट करके देखते हैं और फिर देखते हैं क्या अपने पास आंसर मिलता है, ठीक है। तो अपन अभी देखते हैं कि क्या आंसर अपने पास आता है। मैं कैगल चालू कर लेता हूँ। अपन ने पहले से जो नोटबुक्स पे क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करी है, अपन उन्हीं को देखते हैं डिसीजन ट्री क्लासिफायर से, ठीक है। मोस्टली जो ट्री बेस्ड एल्गोरिथम होते हैं हम क्लासिफिकेशन में ही यूज करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अपन ने कुछ टाइम पहले क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। एक बार अपन चेक करते हैं उसको कि अपन ने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। जैसे कि आइरिस फ्लावर डेटा सेट, मगर अपन ने नोटिस किया था कि इसमें बायसनेस है डेटा सेट में, तो हम दूसरा डेटा सेट लेंगे जो क्लासिफिकेशन में काम आएगा। तो आइरिस डेटा सेट पे अपन पहला वाला ही डेटा सेट ले लेते हैं। अपने को सिर्फ दूसरी नोटबुक क्रिएट करनी है इसके बेस पे। ठीक है, यूसीआई मशीन लर्निंग का डेटा सेट अपन ले लेते हैं। इसके बेस पे हम न्यू नोटबुक क्रिएट करते हैं।
मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल कोलैब यूज़ करेंगे। जैसे कि अपन ने देखा है कि गूगल कोलैब काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूट कर देता है डेटा सेट्स को, मगर ऐसा नहीं है कि आप कैगल यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप कोई हैवी वर्क नहीं कर रहे हो तो आप कैगल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम डेटा सेट को लोड करा लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास डेटा सेट है, इसमें 150 रोज दे रखी है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि हमारा टारगेट क्या है। ठीक है, और उसके बाद भी हम ये देखेंगे कि कौन से फीचर सबसे ज़्यादा काम के हैं हमारे लिए, क्योंकि फीचर सिलेक्शन करना एक बेस्ट अप्रोच मानी गई है कोई भी एल्गोरिथम लगाने से पहले। तो मैंने आपको एम्बेडेड, फिल्टर, रैपर मेथड ये तीनों बताए हैं। तो इनमें से मैं कोरिलेशन बेस्ड लगाऊंगा जो कि फिल्टर बेस्ड एल्गोरिथम है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, सिर्फ मुझे इस डेटा सेट का कोरिलेशन देखना है। ठीक है, आप चाहो तो फीचर एलिमिनेशन भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अपने को आईडी कॉलम पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, आईडी कॉलम अपने लिए किसी काम का नहीं है, तो मैं आईडी को ड्रॉप भी कर सकता हूँ। तो मैं अभी के लिए आईडी को ड्रॉप कर रहा हूँ, या तो अपन इसको बाद में कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो पैटल विड्थ है उसकी लेंथ से साथ कोरिलेशन काफी अच्छा है, मतलब लेंथ और विड्थ तो हमें लेनी ही लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो पैटल की जो लेंथ है और वो पैटल विड्थ के साथ काफी कोरिलेटेड है। तो हमें इसमें से क्या क्या लेना है वो देखो, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पैटल लेंथ और पैटल विड्थ, मतलब हमें इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं करना। तो ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया कि अगर हमें कुछ भी रिमूव नहीं करना तो हम आसानी से इसे कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम स्पीशीज की कैटेगरी देख लेते हैं कि कितनी कैटेगरीज हैं हमारे पास। फिर हमें इसमें एनकोडिंग लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ये पहले बता रखा है कि आप टेक्स्ट पे तो काम कर नहीं सकते, आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सिर्फ नंबर्स पे ही चलेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम करते क्या है, हमें जो भी कैटेगरी देता है हम इसके साथ मैप करा देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि काम कैसे होगा आगे। अब क्या करेंगे, अपन अपने टारगेट को अलग कर लेंगे और जो बेसिक है फीचर्स उनको अलग कर लेंगे, मगर उनसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेबल एनकोडिंग। आप वन नॉट एनकोडिंग भी कर सकते हो, मगर वन नॉट एनकोडिंग में एक डिसएडवांटेज है, जो जैसे मान लो कि हमारे पास 7 कैटेगरीज हैं, तो वो कितने कॉलम्स कर देगा, 7 कॉलम्स और ऐड कर देगा। तो इससे हमारा फीचर स्पेस इंक्रीज हो रहा है बिना किसी बात के। और प्लस डमी वेरिएबल ट्रैप प्रॉब्लम भी आती है। मैंने बताया कि डमी वेरिएबल ट्रैप प्रॉब्लम होती क्या है, मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल 3 कैटेगरीज है, ठीक है, उसने 3 कॉलम बना दिए वन नॉट एनकोडिंग ने। तो हम क्या करेंगे, अगर x नहीं हुआ 0 रहेगा, y नहीं हुआ 0 रहेगा, अगर x और y नहीं है तो z तो 100% होगा। तो ये हमें पता है। ठीक है, मगर जब हम वन नॉट एनकोडिंग लगाते हैं तब वो 3 कॉलम्स बनाता है, तो उनमें से हमें कोई सा भी एक ड्रॉप करना होता है। जब वो दोनों ही कैटेगरी नहीं होती तो हम कंसिडर करते हैं कि ये थर्ड कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इससे अच्छा, इतनी मेहनत करने से अच्छा हम लेबल एनकोडिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मगर उससे पहले देख लेते हैं कि इसमें कितनी कैटेगरीज है।
नॉट। तो अपन देख रहे हैं कि इसमें कितनी कैटेगरी, इसमें 3 कैटेगरीज है। अगर आप फ्लावर्स में इंटरेस्टेड हो तो आपको इन कैटेगरीज के बारे में पता होगा। बेसिकली मैं तो नहीं हूँ, तो इन कैटेगरीज के बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, लेबल एनकोडिंग करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जस्ट फॉर कन्वर्टिंग डेटा इनटू मैथमेटिकल फॉर्म, तो हम लेबल एनकोडिंग करेंगे। ठीक है, तो लेबल एनकोडिंग करने से पहले हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमें मिलेगा एस्केलन में। इंपोर्ट लेबल लेबल एनकोडर। तो अब लेबल एनकोडिंग करते कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। उसको करने के लिए हमें लेबल एनकोडर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमें इसमें कॉलम पास करना पड़ेगा, जिसको हमें जिस पे हमें लेबल एनकोडिंग लगानी है। तो हमारा कॉलम क्या है, जैसा कि हम जानते हैं हमारा कॉलम है स्पीशीज। ठीक है, मतलब जो भी कैटेगरीज है इन प्लांट की वो हमारा कॉलम है, जिसे हमें लेबल एनकोडर में पास करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म और फिट में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा डिस्कस हम नहीं करेंगे। अब इसके अंदर मैं सिर्फ स्पीशीज का कॉलम पास कर दूंगा, तो अब हम जा एंड में देखेंगे तो लेबल एनकोडर अप्लाई हो जाएगा। ये बहुत ही कॉमन सा डेटा सेट है। हो सकता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन की भी उतनी एक्यूरेसी है जितनी ट्री बेस्ड एल्गोरिथम के, और ये भी पॉसिबल है कि लॉजिस्टिक की ज्यादा आ जाए और ट्री बेस्ड की कम आए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ डेटा सेट कम है साइज, तो हो सकता है वो कम कॉम्बिनेशंस बना पाए। ठीक है, मगर सिर्फ बेसिक पर्पजेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो किसी भी ट्री बेस्ड एल्गोरिथम्स, और मोस्टली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ही सॉल्व करते हैं। तो आप देखोगे कि कैटेगरीज चेंज हो चुकी है। फिर भी एक बार कंफर्म करते हैं। ठीक है, आपने पूछा था कि कौन सी क्लास को क्या नंबर मिला है, तो आप ऐसे कर सकते हो, 1 मिनट, LE डॉट क्लासेस अंडरस्कोर, तो आपको मिलेगा कि इसको 0 मिला है, इसको 1 मिला है, इसको 2 मिला है। ठीक है, तो आप पता कर सकते हो। अब ये डेटा सेट एकदम रेडी है अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली ऑन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो मैं अब आपको डिसीजन ट्री को इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ, फिर इसकी हम अंदर की बातें करेंगे कि कैसे वर्क करता है। क्योंकि ये बेसिक सी चीज़, इसमें टाइम कम लगता है इम्प्लीमेंटेशन में, इसलिए पहले इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ, बाद में इसके सारे लॉजिक बताऊंगा। आपको ये मिलेगा फ्रॉम
ट्री में, एस्केलेन डॉट ट्रीज में। डिसीजन ट्री क्लासिफायर। ठीक है, अब इसके कुछ टर्म्स हैं जिनसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये कैसे वर्किंग करता है इससे भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले मैं आपको इसके टर्म्स के बारे में बताता हूँ। देखो, ये क्राइटेरिया है जिसके बेस पे डिसीजन ट्री एल्गोरिथम वर्क करेगा। ठीक है, और इनके स्प्लिट का भी एल्गोरिथम अलग अलग होता है। जैसे अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा हो, तो हमने ट्रीज पढ़े थे, और ट्रीज के कुछ टाइप्स थे जो उनको एक दूसरे से अलग बनाते थे। तो यहाँ पे स्प्लिटर वो तरीका है जिससे बहुत सारे ट्रीज बनाए जाएंगे और आंसर मिलेगा कॉमन एक। तो स्प्लिटर इसने बेस्ट कर रखा है, मतलब इन्होंने प्री बिल्ड एल्गोरिथम्स को पहले से इम्प्लीमेंट कर रखा है, जिसके बेस पे डिसीजन ट्री स्प्लिट होगा। तो हम डिस्कस कर लेंगे कि ये कौन सा हमें यूज करना चाहिए, हम चेंज भी कर सकते हैं। और ये क्राइटेरिया है जिसके बेस पे वो हमें आंसर देगा। ये इसके भी आप काफी टाइप्स पढ़ोगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूँ। मैंने आपको इसमें से कुछ टर्म्स बता दिए, अब मैं बताता हूँ आपको कितनी मिनिमम स्प्लिट करनी है। ठीक है, कुछ लोग मैं देखता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा स्प्लिट कर देते हैं और रेंज बहुत ही बढ़ा देते हैं, तो उनका आंसर एकदम करेक्ट नहीं आता। तो ये हमें डेटा के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि हमें कितनी स्प्लिट करनी है। बाय डिफॉल्ट आप इतनी छोड़ सकते हो, ठीक है, मगर दो काफी कम है। मगर ये डेटा सेट अपना काफी छोटा है, तो मुझे लगता है कि दो में भी हमें आंसर मिल जाएगा। और लीफ नोड क्या होता है ट्री में, जैसे यहाँ पे लीफ लिखा हुआ है, तो लीफ नोड होता क्या है, जैसे ट्री की ब्रांचेस होती है। फॉर एग्जांपल, अब मान लो किसी ब्रांच का चाइल्ड ही नहीं है, तो वो क्या है, लीफ नोड है। ठीक है, अब रैंडम स्टेट पैरामीटर को मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू मैंने 0 रख दिया, 1 रख दिया, कुछ भी रख दी, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर आप भी अपने सिस्टम में वही वैल्यू रखोगे जो मैंने रखी, तो आपको आंसर सेम ही मिलेगा। ठीक है, और मैक्स लीफ नोड्स मतलब मैक्सिमम कितने लीफ नोड्स हो सकते हैं। आप अभी के लिए क्या कर सकते हो, जो यहाँ पर दे रखा है उसे ही आप फॉलो करें। ठीक है, फॉर जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, उसके बाद जब आप सीख जाओगे इन पैरामीटर्स के बारे में, तो आप क्या कर सकते हो, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करके बेस्ट पैरामीटर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो हम कल इन मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके, देखते हैं कि इनमें काम कैसे होता है। ठीक है, तो आपको कल पता चलेगा कि इनमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू हमें कितनी सेट करनी चाहिए, मगर अभी के लिए आप सेम छोड़ सकते हो जो अभी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे इसका आपको एग्जाम्पल मिलेगा, जैसे यहाँ पे क्राइटेरिया में दो है, क्रीटगिनी और एंट्रोपी। ठीक है, अब इन दोनों का क्या मतलब होता है, अगर आपको ये समझ आ जाता है, तो आपको रैंडम फॉरेस्ट में भी काफी आसानी होगी। तो कल हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बेस्ट वे है पढ़ने का कि आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन से ही पढ़ सकते हो, जो कि यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं फिलहाल। और जो सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगता है इसके में, वो ये लगता है कि आपको रिसर्च पेपर की लिंक दे दी जाती है कि ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हो। जो पहला वाला है वो काफी बढ़िया है, विकिपीडिया का आर्टिकल है, तो आपको इसमें सब कुछ पता चल जाएगा। फॉर रेफरेंस के लिए आप पढ़ सकते हो, मगर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कल हम ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि इसमें डेटा क्या फिट उसी तरीके से होता है जो हम पहले एल्गोरिथम्स पढ़ते हुए हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में स्पेसिफाई कर दिया था कि मशीन लर्निंग की कुछ लाइनों से ही आपका मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड हो सकता है, तो वही यहाँ पे सेम है, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अभी हमारी एक स्टेप बची है, हमें इस डेटा को स्प्लिट करना है ट्रेन सेट में और टेस्ट सेट में। तो वो हम करेंगे sklearn की मदद से ही। जैसा कि आपको पता ही है मॉडल सिलेक्शन में मिलेगा, इंपोर्ट कर लेंगे इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। ठीक है, उससे पहले हमें एक और स्टेप करनी है, एक्स और वाई को हमें अलग अलग करना पड़ेगा। तो हम एक सेक्शन और बनाएंगे जिसमें हम एक्स को लेंगे और एक्स में वो सब फीचर्स डाल देंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। हमें आईडी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ ये चार फीचर्स चाहिए, सैपल लेंथ, सैपल विड्थ और पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। ठीक है, तो हम यही लेंगे, कंसीडर करेंगे और आईडी को कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, अभी के केस में मैं ना फीचर स्केलिंग अप्लाई नहीं कर रहा, मगर आपको करके देखना है कि फीचर स्केलिंग से आंसर में कोई चेंज आता है या नहीं। मेरे हिसाब से आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर आया भी तो माइनर सा आएगा चेंज। ठीक है, ये हमारा एक्स हो गया। अब हम वाई ले लेंगे। वाई में हमें सिर्फ कैटेगरी चाहिए जो कि हमने पहले से ही लेबल एनकोडेड कर ली है। ठीक है, अब हम इसे एग्जीक्यूट कर लेंगे। एक मिस्टेक हो गई है अपने से, अपने को ये हटाने पड़ेंगे। ठीक है, अब हमें एक्स और वाई मिल चुका है, अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे। तो ये डेटा ट्रेन और टेस्ट सेट में आ चुका है। अब हम इसको
यूज करेंगे। जैसे कि हमने डिसीजन ट्री क्लासिफायर बना रखा है, तो अब हम इसमें डेटा फिट कर देंगे। तो आप देखोगे इसमें फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कुछ नहीं है, तो आप फिट ही होता है, जो कि पहले हमने सभी एल्गोरिथम्स में देखा है। ठीक है, तो अब आप देखोगे मैं यहाँ पे जो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पास करूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपने कुछ वेरिएबल्स देखे होंगे जो मुझे काफी काम के लगते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कौन कौन सी क्लासेस है इसमें, एक मिनट। ठीक है, इस इन क्लासेस पे इसने क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम लगाया है। ठीक है, और उसके बाद इसने क्राइटेरिया कौन सा लगाया है, इसने गिनी इंडेक्स क्राइटेरिया लगाया है। ठीक है, आप इसकी सभी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, फिर आप खुद जज कर पाओगे कि आपको कौन सा एट्रीब्यूट कब लगाना है, मगर उससे पहले आपको हर एट्रीब्यूट की वर्किंग पता होनी चाहिए। अब अपन ने जो फीचर्स लिए, तो देखो इसने कौन से फीचर्स को कितना इंपॉर्टेंस दिया, ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं जो काम के फीचर्स हैं वही रखूंगा तो मेरी एक्यूरेसी काफी बढ़िया आ सकती है। ठीक है, तो ये आपका टास्क है कि आपको इसके बेस पे जो भी हमने क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करी है या करेंगे, आपको फीचर इंपॉर्टेंस के बेस पे ही फीचर लेकर काम करना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, प्रिडिक्शन करवाते हैं हर बार की तरह जो करवाते थे। ठीक है, DTC डॉट प्रिडिक्ट, वही मेथड लगेगा जो पहले लगा था। अब इसमें हम डाल देंगे एक्स टेस्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने मैट्रिक्स से, जो अपन मैट्रिसेस बनाते हैं एक्यूरेसी देखने के लिए, वो हम उस पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे। फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस इंपोर्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है तो हम इसे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट से एक्यूरेसी जज कर सकते हैं। ठीक है, वाई ट्रू और वाई प्रेडिक्शन, तो वाई ट्रू आपको मिलेगा वाई टेस्ट में। तो आपको कुछ ऐसी एक्यूरेसी मिल रही है। वाई ट्रू और वाई प्रेडिक्शन, एक्यूरेसी 100% बता रहा है। तो ऐसा रेयर केसेस में होता है कि हमारी एक्यूरेसी 100% आए। ठीक है, तो क्योंकि इसमें डेटा कम था, तो इसलिए हो सकता है कि इस रीजन की वजह से हमें एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट मिल रही है, हो सकता है ओवरफिटिंग हो गई हो। ठीक है, मगर जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो आपको ध्यान रखनी है, फिर हम डिस्कस करेंगे बाद में कि ये जो भी इसके एट्रीब्यूट्स है वो करते क्या है। ठीक है, और ये फीचर को इम्पोर्टेंस देता कैसे है।
तो हम बात करेंगे क्राइटेरिया पे, फीचर इंपॉर्टेंस पे, जो काफ़ी ज़रूरी है, और कब हमें डिसीजन ट्री एल्गोरिथम यूज़ करना चाहिए, और कौन से केसेस ऐसे हैं जहाँ लॉजिस्टिक भी बेस्ट है। ठीक है, तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, बाकी अपन बाद में करेंगे।